हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह आने वाले हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं जो कि सामान्य ज्ञान का है और जो कि एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पृष्ठ, दूसरा ऑप्शन है अभिलंब, तीसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा, चौथा ऑप्शन है परावर्तित किरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यदि अगर दूसरा क्वेश्चन हो कि डैश और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दो केस होता है, ये ऐसे करके यदि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तो इसके बीच में डाला गया अभिलंब, तो ये दोनों आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया कोण बना गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बर्फ का गलनांक डैश के है, मतलब कि बर्फ का गलनांक कितना केल्विन है। तो ऑप्शन नंबर ए है 253.16 केल्विन, 263.16 केल्विन, और तीसरा ऑप्शन है 273.16 केल्विन, और चौथा ऑप्शन है कि 283.16 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट, और दूसरा ऑप्शन है कि ब्रायोफाइट, तीसरा ऑप्शन है शैवाल, और चौथा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो शैवाल जो है, ऑप्शन सी जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो है ना पृथ्वी पर स्थिरीकृत करता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर बी है रज्जुकी, ऑप्शन नंबर सी है आर्थ्रोपोडा, और ऑप्शन नंबर डी है प्लेटीहेल्मिनियज। तो इसका टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा, इसके अलावा भी हैं मक्खी, खटमल, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है घर्षण, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्लावकता, ऑप्शन नंबर सी है उत्क्षेप, और ऑप्शन नंबर डी है संवहन। तो ऑप्शन नंबर ए घर्षण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब भी दो सतहों के बीच में कोई बल लगता है तो उसे घर्षण बल ही कहा जाता है, चाहे वो तरल हो या फिर ठोस हो। तो इसका सही आंसर घर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है डैश कहलाता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसका ऑप्शन नंबर ए है तन्यता, ऑप्शन नंबर बी है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन नंबर सी है श्यानता, और ऑप्शन नंबर डी है तन सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा आघातवर्धनीयता, क्योंकि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है
वो गुण जो है आघातवर्धनीयता का कहलाता है। इसका मुख्य उदाहरण सोना चांदी है आघातवर्धनीयता का, जो कि पीट करके सीट या फिर ताड़ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी है नील्स बोर, ऑप्शन नंबर सी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन नंबर डी है हेनरिच हर्ट्ज। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 है हमारा कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और डैश बनता है। तो कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और डैश बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिरिका इसका, ऑप्शन नंबर बी है भस्म, ऑप्शन नंबर सी है बेकिंग सोडा और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका सही आंसर डी कॉपर होगा, कि जब भी जो है कॉपर सल्फेट और लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और डैश बनता है तो ये कॉपर बनता है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हिपेरिन का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है हिपेरिन का निर्माण? मतलब इसका क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है कि हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है जो कि रक्त को थक्का होने से रोकता है। तो लीवर में, गुर्दे में, संयोजी ऊतक में या प्लीहा में? तो यकृत में होता है, लीवर में। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 10 कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। तो यदि इसका क्वेश्चन है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए है कि गैल्वेनाइजेशन होता है, वाष्पन होता है, भौतिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो किसी चालक को जब द्रव में डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे डैश मेरिस्टेम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे डैश मेरिस्टेम ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतःवर्षी, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वीय और ऑप्शन नंबर डी है शीर्षस्थ। तो इसका सही आंसर होगा कि अंतःवर्षी, क्योंकि जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तो उसे अंतःवर्षी मेरिस्टेम ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि औसत वेग के सूत्र u+v/2 में u डैश है। तो u डैश है। तो औसत वेग, क्वेश्चन है कि औसत वेग के सूत्र u+v/2 में u डैश है। तो अंतिम वेग है, प्रारंभिक विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है और अंतिम विस्थापन है। तो u+v/2 में u प्रारंभिक वेग होता है, जबकि v अंतिम वेग होता है। जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का भाग 2 से दिया जाता है तो उसे औसत वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराया जाता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है गंधक का अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है एथेनॉल। तो इसका सही आंसर फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जो कि जिसमें कि इसका सही आंसर डेसिबल होगा, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो नीले और हरे रंग को जब मिक्स करोगे तो पता चलेगा कि हमें सियान कलर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो नाइट्रोजन मिलाई जाती है, हीलियम मिलाई जाती है, हाइड्रोजन मिलाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हीलियम होगा, कि हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है, जिससे कि उसको सांस लेने में गोताखोर को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, या डी न्यूक्लिक अम्ल है, या डुअल नाइट्रोजन अम्ल है, या ऑप्शन नंबर डी है एक कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है सोना, चांदी, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन जो 4 हैं ये चारों एक धातु है, जिसमें कि सभी गुण हैं, जो कि पोटेशियम है, इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है, पोटेशियम को चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पोटेशियम एक्सेप्शन आता है, जिसे कि चाकू से साधारण तौर पे काटा जा सकता है और इसे चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सी होगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। पारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। सिनेबार ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गैलेना, ऑप्शन नंबर सी डायस्पोर, ऑप्शन नंबर डी कोर्डम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिनेबार। पारा एक सिनेबार का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। ऑप्शन नंबर ए है हैजा, ऑप्शन नंबर बी चेचक, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग और ऑप्शन नंबर डी कर्क रोग। तो कर्क रोग आपको पता होगा कि कर्क रोग किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि कर्क रोग कैंसर को कर्क रोग कहा जाता है। तो हैजा और चेचक और क्षय रोग ये ऐसे बीमारी हैं जो कि संक्रमित बीमारी है। अगर इसके संपर्क में, अगर मरीज के संपर्क में अगर कोई रहता है तो वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और कर्क रोग कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिससे कि मरीज के पास रहने पे वो संक्रमित नहीं होता है, क्योंकि यह एक असंक्रामक बीमारी है। कर्क रोग असंक्रामक बीमारी है, इसलिए इसका सही आंसर कर्क रोग होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं कि प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पे, विवर्तन के सिद्धांत पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और स्टील। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का अपरूप है, और ओजोन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का अपरूप है, और स्टील एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टील, जो कि अपरूप नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु भार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बाह्यतम कक्षा में यदि आवर्त सारणी के समान तत्वों के समूह को उठाया जाए तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।